हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 44 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम द्विघात समीकरण का परिचय करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण आप लोगों को पता है, जिसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या होती है, 2 होती है ना। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। यहाँ आपसे कह रहा है डैश बहुपद का मानक रूप। कौन से बहुपद का मानक रूप ये होता है? तो अगर आप देखो तो इसमें x की घात क्या है, 2। तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये होगा आपके पास द्विघात बहुपद, ठीक है ना। फिर इसमें कह रहा है एकमात्र चर डैश है। तो देखो कई बार हमें लगता है कि जो इसमें चर है ना वो a b c x तीनों है, तीनों चारों है। नहीं, चर इसमें सिर्फ x है। जो a b c है ना वो तो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो चर नहीं है, वो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य करके पर क्या होता है। अगर आप किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दो तो फिर क्या बनेगा? तो अगर आप द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दोगे ना तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि बराबर का साइन लगाते के साथ ही वो एक समीकरण बन जाता है। तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा, जहाँ पर a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और जो x है वो आपके पास चर है। साथ साथ जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये वाला पूरा पद तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, फिर ये रैखिक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। वही सारी चीजें हमें यहाँ बता रखी है कि हम ये कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप तो ये होता है, उसमें एक चर होता है, a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, सबसे बड़ी घात या फिर जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर आपसे द्विघात समीकरण के उदाहरण बोले जाएं तो कई सारे उदाहरण दे रखे हैं। देखो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो यहाँ भी x पे जो घात है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन जो तीसरे वाला है ना, ये जो मानक रूप है उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आगे पीछे लिखा है, लेकिन है ये द्विघात बहुपदी, क्योंकि इसमें जो डिग्री है सबसे बड़ी वो 2 है। तो आप इसको सीधे तरीके से लिख सकते हो। पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा, फिर एक्स वाला लिखा, फिर जो चर है वो लिख दिया और 0 के बराबर कर दिया। क्लियर? अब कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं क्या, आपको ये दे रखा है क्या ये द्विघात समीकरण है। देखो किसी भी समीकरण को हम देखते ही नहीं बता सकते कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें उसे पहले हल करके देखना पड़ेगा। अब उसे हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। यहाँ है x-1 पे पूरे पे घात है, तो सर्वसमीका लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो फाइनली आपके पास बचा क्या? 5x प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2x इजिकल टू 0। मैं इन दोनों को भी उस साइड पे ले गई, तो 7x प्लस का 3 इजिकल टू 0। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आपके पास द्विघात समीकरण नहीं है। देखने में लग रही थी, लेकिन जब हमने हल किया तो नहीं निकली, है ना। तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? फिर एक और उदाहरण दे रखा है, उसमें भी यही कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। अब देखो देखने में लग रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो घात है सबसे बड़ी वो 3 है, होनी 2 चाहिए, लेकिन पहले हल करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ x प्लस 2 का होल पे जो है वो क्यूब लगा हुआ है, 3 लगी है उसकी घात। तो इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है ना। तो जब आप इसमें a और b का मान रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इजिकल टू में आपके पास ये लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब तो कट चुका है। फाइनली बचा क्या? 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 प्लस का 4 इजिकल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इजिकल टू 0। तो आप देखो ये तो आपकी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x पे जो डिग्री है वो तो 2 है ना। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो आप देख रहे हो पहले उदाहरण में देख के लग रहा था ये होगी, लेकिन वो नहीं निकली। दूसरे उदाहरण में देख के लग रहा था ये नहीं होगी, लेकिन वो निकली, वो है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हल करके ही देखना, ठीक है ना। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं ऐसे 2 क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग का योग 290 हो।
कह रहे ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। क्रमागत मतलब एक के बाद एक लेना है, वो भी विषम। तो अगर एक आप 3 लेते हो तो दूसरा 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 के बाद 5 ही पांचवा नंबर ही होता है जो विषम होता है ना। और 3 में आपने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तभी तो 5 आया नहीं आया। तो अगर मैं पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x ले लूँ और फिर दूसरा कौन सा लूँगी, x+2, क्योंकि उसमें 2 जोड़ूंगी। ठीक है, अब इनका जो वर्ग है उसका जो योग है, तो अगर हम इसको यहाँ पर करें तो इसके वर्ग का योग, दोनों के वर्ग का योग वो कितना होगा, 290 होगा। चेक कर लें एक बारी, बिल्कुल। तो देखो x² प्लस यहाँ पर सर्व समीकरण लगाई a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया 2x² प्लस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल्स टू में 290। तो 2x² प्लस का 4x यहाँ पर आ जाएगा 290 माइनस का 4, तो 2x² प्लस का 4x इज इक्वल टू 286। अब इसको भी आप इधर ही ले आइए, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आप 2 बेनिस्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा x² प्लस का 2x माइनस यहाँ आ जाएगा 143 इज इक्वल टू 0। अब 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो आपके पास 0 बन जाएगा। तो x² प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। हल आपको अभी नहीं करना, क्योंकि हल करना आपको दूसरी वर्कशीट में सिखाया जाएगा जो अगली वर्कशीट होगी। तो सिर्फ अभी आपको द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है, जो कि ये नहीं। क्लियर। चलिए अब जो क्वेश्चन खुद से करने हैं वो करते हैं। यहाँ पर यहाँ आपसे कह रहा है 30 प्लस x² माइनस 11x को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब सीधा करके लिखना है ना, तो x² वाला पहले, फिर x वाला, फिर प्लस का 30। ठीक है, आप चाहो तो इक्वल टू में 0 लगाओगे तो भी ये आपके पास क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। 0 नहीं लगाओगे तो द्विघात बहुपद रहेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात डैश होती है, कितनी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी घात 2 ही तो होती है, तो 2 लिख दिया यहाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो 4 पार्ट दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख के नहीं बता सकते, हल करके बताएंगे। तो पहला है यहाँ x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 ब्रैकेट में x-3। यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास ये। तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x-3। तो इसमें लगाते हैं a² प्लस b² प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू 2 को अंदर इंटू कर दूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो x² प्लस 1, देखो ये तो कट जाएगा, ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 हो गया है। तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर हम अपना दूसरा पार्ट देखें तो वो है x+2 का होल क्यूब और 2x, पहले इतना लिख लेते हैं, x² माइनस का 1। ठीक है, तो फिर वही सर्व समीकरण लगेगी। तो a क्यूब हो गया यहाँ पर, 2 2 4 2 8 b क्यूब प्लस का 3 ब्रैकेट में a इंटू में b, अब ब्रैकेट में a प्लस का b। ठीक है, इसको अंदर इंटू करते हैं, 2x क्यूब माइनस का 2x हो गया। ठीक है, तो x क्यूब प्लस का 8 यहाँ पर आ जाएगा 6x, ब्रैकेट में आ जाएगा x+2, यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, तो x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x² प्लस का 12x। सिर्फ हल कर रही हूँ अभी, और कुछ भी नहीं कर रही। ये x सबको एक साइड पे ले आओ, तो ये माइनस का हो गया 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो आप जब इन दोनों को हल करोगे तो माइनस का x³ आपके पास बचेगा, तो ये तो कट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों, इसमें सबसे बड़ी डिग्री जो है वो क्यूब वाली है, 2 वाली नहीं है डिग्री, तो ये नहीं है आपके पास द्विघात समीकरण। ठीक है, तो लिख देंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, x-2 x+1 x-2 है, x+1 है, बराबर में देखा जाए तो x-1 और x+3 है। पहले हल करेंगे तभी बता सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, बराबर में पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। ऐसे करते हैं हल, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, अंदर गुना करते हैं तो x² प्लस x हो जाएगा, -2x -2 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 1x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर वाली तो कोई पद बचा ही नहीं, तो फिर ये द्विघात बहुपद होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो स्क्वायर जो डिग्री 2 है वो होना जरूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो जाएगा -6, इसको इससे गुना किया, अब इसको इससे गुना करूंगी, माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 6x इजिकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -8x प्लस का 6 इजिकल टू 0। तो ये तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x पे जो डिग्री है वो 2 है, तो हाँ ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनानी है और कुछ नहीं करना, हल नहीं करना। ठीक है, देखो पहले लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मतलब एक के बाद एक पूर्णांक है, अगर आप उनका गुणनफल करें मतलब उन्हें गुना करें तो 306 आएगा। तो बताओ फिर पूर्णांक क्या है, पर आपको सिर्फ यहाँ द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है। ठीक है, जैसे हमने इस वाले उदाहरण में किया था। तो देखो यहाँ लिखते हैं माना दो क्रमागत पूर्णांक बोले थे ना, माना दो क्रमागत पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक होते हैं। अब अगर प्रश्न के अनुसार देखें, इन दोनों का ही आपको गुणनफल दे रखा है, कितना है 306 है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 306। बस इसको इधर ले आओ, ये लो, ये आपकी बन गई। क्या बनाना था आपको, द्विघात समीकरण। तो ये आपकी वही द्विघात समीकरण बन गई है, और कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, जो रोहन है ना उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। आज से 3 साल के बाद देखो ना, तो उन दोनों की उम्र का अगर आप गुणनफल करोगे ना तो वो 360 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि रोहन की आज की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो हमें तो समीकरण बना के छोड़नी है ना, हल तो हम अपनी अगली वर्कशीट में करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, x वर्ष की है। तो फिर उसकी माँ तो उससे 26 साल बड़ी है ना, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, वो आपके पास हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब वो कह रहा था 3 वर्ष पश्चात, तो चलो 3 वर्ष आगे जाते हैं। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, तो रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अभी है x प्लस 26, उसमें 3 और प्लस कर दो, तो वो हो जाएगी आपके पास x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो इसका मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल दे रखा है, कितना है 360। तो पहला जो है और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट से गुना होता है, फिर प्लस का 3 भी ये दूसरे ब्रैकेट से गुना होगा, बराबर में 360। ठीक है ना यहाँ तक। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, यहाँ आ जाएगा 3x। अब इसको इससे गुना करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 87। आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x बराबर, माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7, 273 आ जाएगा। बस बन गई आपके पास द्विघात समीकरण जो आपको बनानी थी। तो ये है आपके पास द्विघात समीकरण। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, स्टार्टिंग से चैप्टर को समझेंगे तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में इन्हें हल करना सीखेंगे, इतने आप ये वाली वर्कशीट अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।